हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो हमारे इस फ्रिक्शन के लर्निंग सेशंस में आज हम लोग देखो नया टॉपिक सीखेंगे। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल्स एंड फॉर many small topics like we discussed in our previous session। जैसे हमने अपने प्रीवियस सेशन में देखा था कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है और उससे हम क्या क्या चीज़ें और लिंक कर सकते हैं। वैसे ही ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एंगल ऑफ रिपोज। देखो, टॉपिक का नाम भी याद रखना है और इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका फील क्या है, वो भी मैं आपको समझाता हूँ। जैसे यहाँ पर एक ब्लॉक, केस 1, एक ब्लॉक ग्राउंड पे रखा है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, देयर इज़ नथिंग ऑन इट, सिर्फ नॉर्मल फोर्स ग्राउंड की वजह से ऊपर लगेगा और नीचे इसका वेट, तो इस पर कोई फ्रिक्शन नहीं होगा। फ्रिक्शन इस केस में ज़ीरो। नेक्स्ट केस, एक ब्लॉक को हमने स्लाइटली थीटा एंगल पे इंक्लाइंड सरफेस पे रख दिया, सरफेस रफ है। अभी अगर ये ब्लॉक यहाँ स्टेशनरी है तो इस ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स ज़ीरो होना चाहिए। अब वो ज़ीरो फोर्स कैसे होगा, तो वी विल डू द components ऑफ एम जी फोर्स। इन दिस डायरेक्शन वी विल हैव एम जी साइन थीटा and here we will have mg cos theta. I will write the components for you. अब हमेशा याद रखना कि इंक्लाइंड सरफेस पे अगर ये स्टेशनरी है तो ये फ्रिक्शन है स्टैटिक, और इसके लिए कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं करना है। तो हम इस केस में इक्विलिब्रियम पे क्या लिखेंगे, फ्रिक्शन इज बैलेंसिंग एम जी साइन थीटा। अब सोचो ज़रा कि मैं अगर इस इंक्लाइन प्लेन का एंगल बढ़ाता जाऊँ, इफ़ थीटा इंक्रीजेस तो यहाँ पर साइन थीटा विल ऑल्सो इंक्रीज, क्योंकि थीटा जो है वो 90 से छोटा है, तो जब थीटा बढ़ेगा तो साइन थीटा भी बढ़ेगा। एंड इफ साइन थीटा विल इंक्रीज सो द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स विल ऑल्सो इंक्रीज, तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। तो जैसे जैसे मैं इंक्लिनेशन को बढ़ाता जाऊँगा, फ्रिक्शन फोर्स एम जी साइन थीटा को बैलेंस करने के लिए अपनी वैल्यू को बढ़ाता जाएगा, क्योंकि साइन थीटा बढ़ रहा है तो फ्रिक्शन भी अपने आप को बढ़ाएगा। अब क्या होगा, धीरे 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 थीटा को बढ़ाते बढ़ाते हम मैक्सिमम लिमिट ऑफ थीटा पे आ जाएंगे, जबकि ब्लॉक जस्ट स्लाइड करना स्टार्ट कर दे, और उस कंडीशन पे फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू को रीच कर जाएगा, क्योंकि जस्ट ब्लॉक स्लाइड करना स्टार्ट करेगा तो फ्रिक्शन मैक्सिमम लिमिट पे आ गया होगा। तो फॉर जस्ट एट रेस्ट, जस्ट रेस्ट पे है, बस स्लाइड करने ही वाला है, उस केस में F इज इक्वल्स टू मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन विच इज़ म्यू एस मल्टीप्लाई बाय एन। अब देखो, अगर फ्रिक्शन की वैल्यू हम अपने प्रीवियस स्टेटमेंट में देखें तो वो एम जी साइन थीटा है, और यहाँ पे क्योंकि वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर चुका है इसलिए n, और n यहाँ पर इस केस में या हमारे सेकेंड वाले केस में, दोनों में ही एम जी कॉस थीटा को बैलेंस कर रहा है, क्योंकि ये एंगल थीटा होगा। तो अगर मैं कंपोनेंट्स को ध्यान से देखूं तो नॉर्मल फोर्स एम जी कॉस थीटा के बराबर है इंक्लाइन प्लेन के ऊपर। इस केस में लिखो चाहे इस केस में लिखो, नॉर्मल फोर्स इज एम जी कॉस थीटा। और यहाँ से एम जी कॉस थीटा अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ तो एम जी साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू म्यू एस इंटू एम जी कॉस थीटा, एंड दिस विल गिव यू द वैल्यू ऑफ टेन थीटा which is equals to mu s. And this is a very important concept कि what is the angle of repose, मतलब टेन थीटा क्या होगा। तो जो टेन थीटा होगा वहाँ से हमें वैल्यू ऑफ म्यू एस से हमें टेन थीटा मिल जाएगा, और उससे हमें एंगल ऑफ रिपोज मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ, एंगल ऑफ रिपोज को
The formula for angle of repose is tan inverse of mu s, which is theta maximum. तो ये इंक्लाइन प्लेन का वो मैक्सिमम एंगल है जिस पे उसके ऊपर रखा हुआ कोई भी ब्लॉक जस्ट रेस्ट पे होगा, और उससे थोड़ा सा भी अगर इंक्लाइन प्लेन का एंगल बढ़ाया जाए तो स्लिप करना स्टार्ट कर देगा. ठीक है, तो जैसा कि हमने हमारे लास्ट सेशन में ये डिस्कस किया था कि व्हाट इज़, इफ़ वी डिस्कस अबाउट एंगल ऑफ फ्रिक्शन, तो उसमें क्या था, अगर कोई भी ब्लॉक एक रफ सरफेस पे रखा है तो उस ब्लॉक पे इन केस ऑफ फ्रिक्शन फोर्स ग्राउंड सरफेस दो फोर्सेस अप्लाई करेगा. लेट अस सपोज हमने इस पे कुछ फोर्स एक्सर्ट किया है, एक्सटर्नल फोर्स है, और इसके एक्सटर्नल फोर्स के इफ़ेक्ट की वजह से अगर ये रफ सरफेस पे रखा है तो इस पे एक तो नॉर्मल फोर्स आ जाएगा, और दूसरा एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जो चलना चाहता है तो फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा. अगर चल रहा होगा तो काइनेटिक, रुका होगा तो स्टैटिक. तो हमने ये देखा था कि जो रिजल्टेंट फोर्स होगा ना, वो इन दोनों के बीच में कहीं आता है एट एन एंगल थीटा विद द नॉर्मल. ये जो थीटा एंगल होता है, this theta angle is angle of friction, and this angle of friction is tan inverse f by n. ये था हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट. और आज हमने ये देखा कि अगर एक इंक्लाइंड सरफेस पे एक ब्लॉक रखा है तो सरफेस का मैक्सिमम एंगल जबकि ये ब्लॉक जस्ट रेस्ट पे हो तो उसके लिए थीटा मैक्सिमम इज़ एंगल ऑफ रिपोज. ये एंगल इंक्लाइन प्लेन का एंगल है, और इसका फॉर्मूला हमने देखा, थीटा मैक्सिमम इज़ tan इनवर्स म्यू एस. ठीक है, तो यहाँ पर एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन इस तरह से अलग अलग डिफाइन किए जा सकते हैं. बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. जेई मेन, जेई एडवांस, नीट डायरेक्टली क्वेश्चन आए हुए हैं और बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं. ठीक है, चलो ये एक कॉन्सेप्ट था जो बहुत इम्पॉर्टेंट था. नेक्स्ट देखो, आज के सेशन में हम लोग ये देखेंगे कि हम किस तरह से न्यूमेरिकल सॉल्विंग में स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यूज़ को यूज़ करते हैं. देखो, सबसे पहले हमें किसी भी क्वेश्चन में FBD ज़रूर बनाना है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. ठीक है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही है. अगर हम चाहते हैं कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही से सॉल्व हो, कोई गलती ना हो, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी ड्रॉ FBD. सेकेंड स्टेप, एक बार FBD ड्रॉ हो जाएगा तो हम XYZ डायरेक्शन में फोर्स इक्वेशन लिखेंगे. एज पर न्यूटन्स लॉ, फोर्स इक्वेशन इज नेट फोर्स इज इक्वल्स टू ma. x डायरेक्शन में नेट फोर्स इन x, y डायरेक्शन में नेट फोर्स इन y, एंड z, सो ऑन. फिर हम इसमें ये देखेंगे हमारी फोर्स इक्वेशन से कि हमारा नॉर्मल फोर्स कितना लग रहा है बॉडी पे. वी विल फाइंड नॉर्मल फोर्स n. इसको सॉल्व करेंगे. नेक्स्ट स्टेप में हम लिमिटिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे. लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है म्यू एस मल्टीप्लाई बाय एन, और काइनेटिक फ्रिक्शन का म्यू के मल्टीप्लाई बाय एन. लिमिटिंग फ्रिक्शन हमारे प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन्ड है कि वो मैक्सिमम वैल्यू फ्रिक्शन जिस पे ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहता है, और काइनेटिक फ्रिक्शन while object is in motion. Now we'll check whether the object is at rest or in motion. अब हम चेक कैसे करेंगे, तो देखो, when applied force और external force, जब हमारा लगाया गया external force लिमिटिंग फ्रिक्शन को एक्सीड कर जाए,
लिमिटिंग फ्रिक्शन को एक्सीड कर जाए तो मतलब अब फ्रिक्शन अपनी वैल्यू को बढ़ा नहीं सकता, हमने ज़्यादा बड़ा फोर्स लगा दिया, ऑब्जेक्ट स्टार्ट मोशन, ऑब्जेक्ट मोशन स्टार्ट कर देगा और उस केस में इस पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो काइनेटिक होगा। और सेकंड केस, अगर एक्सटर्नल फोर्स लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन है, मतलब अब हमने हमारा जो फोर्स है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम रखा है, तो बहुत ही ऑब्वियस है कि ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट रेस्ट एंड एक्सटर्नल फोर्स जितना भी उसको दे रहा है अनबैलेंस्ड फॉर्म में, वो प्लस स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, ये सब का सम ज़ीरो आएगा। या वेक्टर सम की फॉर्म में ना लिखें तो ऑल अनबैलेंस्ड फोर्स इज़ इक्वल्स टू स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, मतलब जितने भी फोर्सेस हैं उन सब का फ्रिक्शन से बैलेंसिंग कर देंगे। तो ये तरीका होता है फ्रिक्शन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। हमेशा इन स्टेप्स को याद रखो, स्टेप बाय स्टेप चलते जाओ, यू विल गेट द करेक्ट आंसर। लेट अस डू एन एग्जाम्पल ऑन इट। जैसे एक सिंपल सा एग्जाम्पल देखते हैं, एक ब्लॉक जो कि ग्राउंड पे रखा है और लेट अस सपोज वी अप्लाइड सम फोर्स ऑन इट इन दिस डायरेक्शन। हमने ऐसे फोर्स लगा दिया। अगर हमारे फोर्स की वैल्यू यहाँ से F है और थीटा एंगल पे है और मास है m, तो फर्स्ट स्टेप, सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप, वील डू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम। यहाँ mg फोर्स और ग्राउंड से इस पे नॉर्मल फोर्स। अब क्या होगा, देखो फोर्स के दो कंपोनेंट कर देंगे हम। हमेशा हम लोग मोशन के अलोंग और मोशन के परपेंडिकुलर फोर्सेस को लिखते हैं। तो यहाँ आ जाएगा F cos थीटा और यहाँ आ जाएगा F sin थीटा। ये हमारा FBD हो गया, स्टेप 1 हो गया। अब हम फोर्स इक्वेशंस लिखेंगे, स्टेप 2 पे आते हैं। इन y डायरेक्शन अगर हम लिखें तो हमारे पास बन रहा है n प्लस F sin थीटा इज इक्वल्स टू mg। देखो y डायरेक्शन में बैलेंसिंग किया है क्योंकि y डायरेक्शन में इसका मोशन नहीं हो रहा है। और x डायरेक्शन में देखोगे तो यहाँ पर एक फ्रिक्शन भी होगा, तो वी विल राइट इन x डायरेक्शन F cos थीटा आगे की साइड माइनस फ्रिक्शन पीछे की साइड इज इक्वल्स टू ma। ये हमने दो इक्वेशंस लिखी। अब तीसरी चीज़, हम इधर से नॉर्मल फोर्स निकालेंगे n, विच इज़ mg माइनस F sin थीटा, और इसकी हेल्प से अब हम काइनेटिक और स्टैटिक फ्रिक्शन लिख लेंगे। लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू तो हो जाएगी म्यू एस मल्टीप्लाई बाय n, और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाएगी म्यू के मल्टीप्लाई बाय n। नाउ व्हाट, अब हम ये देखेंगे कि हमारा जो अप्लाइड फोर्स जो इसको आगे खींच रहा है, मतलब जो F cos थीटा है, यही हमारा नेट अप्लाइड फोर्स है फ्रिक्शन के अलावा। जितने भी फ्रिक्शन के अलावा फोर्सेस नेट किसी बॉडी को खींच रहे हों वो नेट अप्लाइड फोर्स है। तो अगर हमारा F cos थीटा का वैल्यू ग्रेटर देन F लिमिटिंग आ जाए तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट इज स्लाइडिंग, ऑब्जेक्ट स्लाइड कर रहा है। और अगर F cos थीटा का वैल्यू लेस देन F लिमिटिंग आ जाए तो इसका मतलब इट इज़ एट रेस्ट, फिर वो रेस्ट पे होगा। अगर स्लाइडिंग वाला केस है तो मतलब यहाँ फ्रिक्शन की जगह काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, F के म्यू के इंटू n फॉर स्लाइड। और अगर ये स्लाइड नहीं कर रहा है, मतलब एट रेस्ट वाला केस है, तो उस केस में नो फॉर्मूला, फिर फ्रिक्शन का कोई फॉर्मूला नहीं है क्योंकि ये रेस्ट पे है।
बस ये कह सकते हैं कि उस केस में एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाएगा, राइट साइड ऑफ द इक्वेशन बिकम्स ज़ीरो। तो देखो इस तरह से इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। मैंने कुछ बेसिक स्टेप्स को फॉलो करते हुए ये एक इलस्ट्रेशन बताया है आपको। अब इसी इलस्ट्रेशन को एक क्वेश्चन के फॉर्म में देखते हैं। देखो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। एक ब्लॉक है 1 kg का, ये 1 kg का ब्लॉक राइट साइड में जा रहा है। हमेशा ध्यान रखना कि मोशन के टेंडेंसी के ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगता है। फोर्स कहाँ लग रहा है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे फोर्स से कोई मतलब नहीं है। मोशन क्योंकि राइट साइड में है तो ब्लॉक पे फ्रिक्शन लेफ़्ट साइड में लगेगा और वो काइनेटिक होगा Fk। तो मैं ब्लॉक का FBD बनाऊंगा 1 kg। इस पे एक तो हमने एक्सटर्नल फोर्स लगा रखा है 1 न्यूटन का, एक ग्राउंड से इस पे काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, एक ऊपर की साइड नॉर्मल फोर्स और एक नीचे की साइड mg, और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड। ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम। अब देखो फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है, ऑन द ब्लॉक व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, सो इट इज लेफ्ट। इसका आंसर हो गया लेफ्ट डायरेक्शन। नाउ बी पार्ट, ऑन ग्राउंड व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स डायरेक्शन। तो देखो फ्रिक्शन फोर्स ग्राउंड ने ब्लॉक पे लगाया, अप्लाइड बाय ब्लॉक ऑन ग्राउंड। ठीक है, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, अप्लाइड बाय ग्राउंड ऑन ब्लॉक, ग्राउंड ने ब्लॉक पे लगाया। तो अब ध्यान रखना कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये एक्शन ऑफ ग्राउंड है, दिस इज एक्शन ऑफ ग्राउंड। तो अब इसका रिएक्शन इस ग्राउंड को लेना पड़ेगा। एक्शन एंड रिएक्शन दो अलग अलग बॉडीज पे होता है। एक्शन ग्राउंड ने ब्लॉक पे किया तो ग्राउंड पे ब्लॉक रिएक्शन करेगा। तो एक्शन रिएक्शंस आर इक्वल एंड ऑपोजिट। एक्शन रिएक्शन ये मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो यहाँ पर इसके हिसाब से हम देखें तो ब्लॉक पे अगर लेफ़्ट में फ्रिक्शन फोर्स लगा तो ग्राउंड पे राइट में लगेगा। देन Fk ऑन ग्राउंड टुवर्ड्स राइट। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है एक्शन रिएक्शन का। तो इस तरह से ये दोनों पार्ट्स सॉल्व हो सकते हैं, बहुत सिंपल और बेसिक क्वेश्चंस। अब एक छोटा सा अगला पार्ट करते हैं न्यूमेरिकल पे बेस्ड, इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखो ए पार्ट में हमें दोनों ही केसेस में एक्सेलरेशंस बताना है। विल ड्रॉ द FBD 4 kg मास, ग्राउंड से नॉर्मल फोर्स, नीचे mg और आगे फोर्स 20 न्यूटन। अब देखो सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि इस पे कुछ पीछे फ्रिक्शन लग रहा होगा मोशन की टेंडेंसी के ऑपोजिट। तो इसका नॉर्मल फोर्स mg को बैलेंस करेगा क्योंकि वर्टिकली इट इज़ नॉट मूविंग। mg से ये आ जाएगा 40 न्यूटन। चलो नॉर्मल फोर्स 40 न्यूटन आ गया। अब यहाँ से मैं फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू निकालूंगा। लिमिटिंग वैल्यू इज़ μs इंटू एन। μs दिया है 0.6 इंटू एन 40, तो इट इज़ 24 न्यूटन। अब देखो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या हमारे अप्लाइड फोर्स से ज़्यादा है, तो आंसर इज़ यस। अप्लाइड फोर्स इज़ 20 न्यूटन विच इज़ लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो इसका मतलब फ्रिक्शन इसे चलने नहीं देगा, सो इट इज़ एट रेस्ट। ये अगर रेस्ट पे है तो इसका एक्सेलरेशन ज़ीरो हो गया। ये पहला पार्ट। अब दूसरे पार्ट को देखते हैं। देखो दूसरे पार्ट में हमने 2 kg का ब्लॉक लिया है, नॉर्मल फोर्स, नीचे mg,
आगे फ्रिक्शन, सॉरी आगे फोर्स अप्लाइड विच इज़ 20 न्यूटन एंड हियर इट इज़ फ्रिक्शन, टेंडेंसी के ऑपोजिट। फिर से वही कंडीशंस हम लोग वही रखते हैं, नॉर्मल फोर्स mg के बराबर है, यहाँ पे मास 2 kg है तो ये 20 न्यूटन हो जाएगा। इससे अब मैं निकालूंगा लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन आया 0.6 इंटू 20, 12 न्यूटन। अब देखो लिमिटिंग फ्रिक्शन यहाँ पे कम है अप्लाइड फोर्स से, मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन कम होने का मतलब है फ्रिक्शन अब इसको बैलेंस करने लायक बचा ही नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता था फ्रिक्शन, 12, और हमने फोर्स लगा दिया 20, तो यहाँ पर अब ये रुका नहीं रहेगा, इट इज़ इन मोशन। तो इसका काइनेटिक फ्रिक्शन अब हमें यूज़ करना पड़ेगा, जो कि म्यू के इंटू एन होगा, 0.4 मल्टीप्लाई बाई 20, दिस इज़ 8 न्यूटन। मतलब जैसे ये चलना शुरू कर देगा इस पे 8 न्यूटन का फ्रिक्शन लग रहा होगा, जो कि 12 से अचानक कम हो गया। तो अब इसका एक्सेलरेशन हो गया F माइनस एफ के डिवाइडेड बाय मास, नेट फोर्स बाय मास। तो 20 माइनस 8 बाय 2, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक। तो यहाँ पर इस तरह से इसके सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। पहले FPD बनाओ और फिर इक्वेशंस लिख के सॉल्व कर दो। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आज का सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा, और अगर आपको बहुत अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कुछ कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका बेनिफिट्स उठा पाएँ। और इन सभी लेक्चर्स के नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट को विज़िट करो, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक। थैंक यू सो मच, सी यू अगेन इन आवर नेक्स्ट सेशन।